Hello and welcome back, dear students. In today's video, we'll be just discussing some of the basics of the kinematics. हम वहाँ पोर्शन तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है. तो इफ़ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर, जो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी है, अगर आप देखेंगे पूरे अराउंड यू दो ही स्टेट्स एग्जिस्ट होती है, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट एग्जिस्ट होगी या स्टेट ऑफ मोशन एग्जिस्ट होगी. लेकिन हम यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन. देखिए, कोई भी देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन. कोई भी चीज अब चीज एब्सोल्युटली रेस्ट में भी एग्जिस्ट नहीं होती है, कोई भी चीज एब्सोल्यूट मोशन में भी एग्जिस्ट नहीं होती है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, जो चीज एक पर्सन के लिए रेस्ट में है वही चीज दूसरे पर्सन के लिए मोशन में होगा. जिसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे दूं, सपोज इफ वी विल टेक दिस एज द कार. हमने एक कार ले लिया, इस या ट्रेन ले ले. इस ट्रेन में दो बंदे बैठे हैं, ए और बी, एंड दिस कार इज मूविंग लेट्स से इन दिस डायरेक्शन, ए डायरेक्शन, या किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, लेट्स से इन द एक्स डायरेक्शन. यहाँ पे पर्सन सी है. अगर मैं पर्सन ए से पूछूं बी क्या कर रहा है, ही विल बी सेइंग ही इज एट रेस्ट या शी इज एट रेस्ट. बी पर्सन ए के लिए रेस्ट में है. लेकिन जब इसी बी पर्सन को सी देखेगा, सी के लिए बी मोशन में है, तो मैं ये कह सकता हूं फॉर ए, जब ए जो पैरेलली उसके साइड में बैठा होगा सीट पे किसी भी कार में, फॉर ए बी इज एट रेस्ट, बी इज एट रेस्ट. और सेम कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं सी की बात करूं, जो इस ट्रेन से बाहर इस पर्सन को देख रहा है, इसके लिए जो बी है वो मोशन में है, बी इज इन मोशन. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, जो पर्सन ए के लिए रेस्ट में था वो पर्सन सी के लिए मोशन में. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड कि जब भी हमें मोशन को डिस्क्राइब करना होता है ना, मोशन दो चीजों पे जनरली डिस्क्राइब होती है. एंड मोशन इज एक्चुअली डिफाइंड बाय टू थिंग्स. पहली चीज जो होती है वो है कि मोशन को डिस्क्राइब जो करता है ना, पहले जिस चीज का मोशन हो रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एन ऑब्जेक्ट. तो जिस चीज की मोशन हो रही है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एन ऑब्जेक्ट. जिसका मोशन हो रहा है, मोशन तो हो रहा है, बट इस मोशन को डिसाइड कौन करेगा? राइट ना, इस ट्रेन का मोशन हो रहा है, बट इसका मोशन अगर ए के हिसाब से देखेंगे, या बी एक ऑब्जेक्ट है, इसका इसकी मोशन की बात करेंगे, ए के हिसाब से ये रेस्ट में है, लेकिन सी के हिसाब से ये मोशन में है. तो मोशन तो पहले ऑब्जेक्ट का होगा, बट इस मोशन को जो डिस्क्राइब करेगा ना, वो डिसाइड करेगा, डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वर. तो जब भी आपको मोशन को समझना है, मोशन इज कंप्लीटली डिफाइंड बाय टू, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जर्वर. जिसका मोशन हो रहा है और जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि मोशन रेस्ट में है, या कोई भी चीज रेस्ट में है, या कोई चीज मोशन में है. अब इस कॉन्सेप्ट को फर्दर समझने के लिए हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए. जब भी हमें कंप्लीटली मोशन को डिस्क्राइब करना होता है, तो तीन पैरामीटर्स हम ले लेते हैं. पहला पैरामीटर होता है, डियर स्टूडेंट, जिसको हम स्पेस पैरामीटर बोलते हैं. स्पेस पैरामीटर का मतलब कि मोशन कहाँ हो रहा है, वेयर द ऑब्जेक्ट इज गोइंग, तभी तो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे मैं इस कंडीशन में बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन. पहला पैरामीटर है स्पेस. सेकंड पैरामीटर जो है वो है टाइम, बिकॉज इंपॉर्टेंट पैरामीटर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी टाइम भी है, जिसके लिए हम लिखते हैं कि मोशन कब हुआ, या व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मोशन, अभी टाइम स्लॉट स्टार्ट हुआ या नहीं, ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है या नहीं, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज, पहले तो कहाँ जा रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑब्जर्वर, जो इसको ऑब्जर्व करेगा. व्हाट आई मीन टू से, हु. तो जब भी आप मोशन डिस्क्राइब करेंगे, मोशन कंप्लीटली इज डिफाइंड एज कि जब किसी ऑब्जेक्ट में पोजीशन में चेंज आ जाए, जो हमें आगे भी समझना है. लेकिन उससे पहले ये हमें समझना है, देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट, नो एब्सोल्यूट मोशन कंडीशन. क्यों? क्योंकि ये डिसाइड करेगा ऑब्जर्वर. पहले पैरामीटर क्या है, स्पेस, कहां जा रहा है ऑब्जेक्ट. दूसरा पैरामीटर है टाइम, कब मोशन हुआ, बिकॉज जब से मोशन ऑब्जर्व करना स्टार्ट हुआ, दैट इज टू बी नोटेड, वहीं से टाइम उसका शुरू होता है. एंड द थर्ड इज ऑब्जर्वर, दैट उस चीज को ऑब्जर्व कौन कर रहा है. तो हमने यहाँ पे समझ लिया, दो ही कंडीशन एग्जिस्ट होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन. और स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन को डिसाइड कौन करेगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट इज द ऑब्जर्वर. अब इसी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल द मैकेनिक्स. मैकेनिक्स में हम दो ही कंडीशन स्टडी करते हैं, जिसको हम रेस्ट कंडीशन बोलेंगे या मोशन.
जब भी आप किसी चीज को रेस्ट पे पढ़ते हैं ना, हाउ इट बिहेव्स, लाइक लेट मी गिव एन एग्जांपल, सपोज ये पेन है, ये पेन कितना फोर्स लगा रहा है इस हाथ पे, और मेरा पाम जो है कितना फोर्स, रिएक्टिव फोर्स जनरेट कर रहा है। व्हेन वी स्टडी दिस इन, दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में जब यही ऑब्जेक्ट मूव करेगा, दैट इज ऑल्सो स्टडीड इन द मैकेनिक्स, जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अगर मैं इस मैकेनिक्स में कोई ऑब्जेक्ट को स्टेट ऑफ रेस्ट की कंडीशन में पढ़ूंगा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज स्टैटिक्स। जैसे आप 12th में पढ़ेंगे, जब कोई चार्ज रेस्ट में होगा, तो ये चार्ज रेस्ट में होगा। इस पूरे चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन द एंटायर चैप्टर यू विल नॉट लेट द चार्ज टू मूव। यहाँ पे कंडीशन ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट की बात करेंगे, तो इसीलिए उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज एट रेस्ट। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट कंडीशन में बिहेव स्टडी करेंगे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड पे कितना फोर्स लगा रहा है, ग्राउंड कितना रिएक्टिव फोर्स जनरेट कर रहा है, उसको हम स्टैटिक्स में स्टडी करेंगे। लेकिन जब यही चार्ज मूव करेगा, या यही ऑब्जेक्ट जो है मूव करने लग गया, मूवमेंट के टाइम पे दो कंडीशंस हो सकती है, या तो काइनेटिक्स वाली कंडीशन, या तो काइनेमैटिक्स। मतलब क्या है, इसका मतलब होता है जनरली दिस सिग्निफाइज मोशन, इसका कंसर्न होता है हमारा मोशन के साथ। काइनेटिक्स का मतलब होता है इफ देयर इज मोशन, और आपको कॉज ऑफ मोशन इज कंसर्न्ड, हमारा जिस भी रीजन की वजह से मोशन हुआ, एंड यू विल बी कंसर्न्ड व्हाट कॉज द मोशन एक्चुअली, तो उसको हम काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। बट जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे, इसका नाम काइनेमैटिक्स है। काइनेमैटिक्स का मतलब हियर इन यू विल स्टडी द मोशन, बट यू विल बी लीस्ट कंसर्न्ड विद द व्हाट कॉज द मोशन। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, चलो पहले इसको लिखते हैं। यहाँ पे हम ये बता देते हैं कि कॉज ऑफ मोशन इज नॉट कंसर्न्ड। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, यह कार है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और आफ्टर 10 सेकंड्स, आफ्टर टी इक्वल 10 सेकंड्स, इसकी वेलोसिटी जो होगी, लेट्स अज्यूम वो 40 मीटर पर सेकंड है। यू विल नॉट बी कंसर्न ये 10 से 40 हुआ तो क्यों हुआ, व्हाट कॉज दिस मोशन, नो नो, हमारा यहाँ कोई भी कंसर्न नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम मोशन को ही पढ़ेंगे, बट कॉज ऑफ मोशन के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं होगा। वी विल नॉट बी कंसर्न विद द कॉज ऑफ मोशन एट ऑल। नाउ जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मोशन, अब मोशन को भी डिस्क्राइब जो करता है ना डियर स्टूडेंट, वो डिसाइड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, पहली चीज मैं अगर आपसे पूछूं, सपोज मैंने ये लाइन खींची, आई ड्रिव दिस लाइन एंड आई आस्क यू, ये लाइन छोटी है या बड़ी है, तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सही है बट इनकम्प्लीट है। अगर मैं आपसे पूछूं ये लाइन छोटी है या बड़ी, वी कैन नॉट से, बिकॉज हमने कोई रेफरेंस लाइन नहीं ली है जिससे मैं कंपेयर कर लूं ये छोटी है या बड़ी है। लेट्स से मैंने अब ये, लेट्स से दिस लाइन नंबर 1, और मैंने अब लाइन नंबर 2 मार्क करी, तो क्वाइट ऑब्वियस जिस लाइन नंबर 1 की के बारे में मैंने आपसे पूछा था, अब वो लाइन बड़ी होगी क्योंकि मैंने दूसरी लाइन खींची, इस लाइन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये छोटी है। लेकिन अगर मैंने ये लाइन खींची, तो इस लाइन के हिसाब से यही लाइन नंबर 1 छोटी होगी, पहले बड़ी थी। तो इसका मतलब जब भी आपको किसी चीज की लेंथ, मोशन, इसको डिस्क्राइब करना होता है, आपको है ना एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड करना होता है, या कोई पॉइंट फिक्स करना होता है, या जिसके रेफरेंस में या जिसके रेस्पेक्ट में आप चीजों को मेजर करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं, ये कोई बिल्डिंग है, ये इस बिल्डिंग का मान लेते हैं 4th फ्लोर है, इसमें ये फैन लटका हुआ है, और ये बिल्डिंग में ग्राउंड है। तो यहाँ पे एक पर्सन है, लेट्स से दिस अ पर्सन ए, यहाँ पे इज अ पर्सन बी। अगर मैं इस पर्सन बी से पूछूं इस फैन की हाइट कितनी है, ये बोलेगा सर इतनी हाइट है। फॉर पर्सन बी द हाइट ऑफ दिस फैन इज दिस मच, बट इफ the same fan is being observed by this person A who is at ground, उसके लिए इस फैन की हाइट ये होगी। ऐसा क्या हुआ, फैन तो एक ही है। रीजन है कि पर्सन बी ने इस रूम को के रेस्पेक्ट में इस फैन की हाइट बता दी। तो ये जो इसने यहाँ पे ये सेट किया, जिसके रेस्पेक्ट में इसने पोजीशन बता दी इस फैन की, इसी को डियर स्टूडेंट्स इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इसको बोलते हैं इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फॉर पर्सन बी दिस रूम विल बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट ये ए कहाँ से मेजर कर रहा है इसकी हाइट, ये मेजर कर रहा है डियर स्टूडेंट्स ग्राउंड से।
तो फॉर ए द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल बी ए दिस सॉरी ग्राउंड, दैट्स व्हाई इसकी डिफरेंट हाइट, फैन एक ही है, डिफरेंट हाइट्स इज बिकॉज दे हैव चोजन डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। इसने रूम को मान लिया, इसने ग्राउंड को मान लिया, इसीलिए डिफरेंट हाइट आ गई। तो ये जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ये वही सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम इट्स एक्चुअली द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कंप्लीट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। अब यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप्स का होता है। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है आपको, अगर कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम हमेशा ग्राउंड को ही मानेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और आई मे से द अर्थ इज टेकन एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को फर्दर समझने के लिए we will take this, we have two types of frame of reference, first is inertial frame of reference, इसका दूसरा नाम जो होता है वो न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, या इसको अनएक्सेलरेटेड भी कहते हैं, अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या इसको गलीलियन भी बोलते हैं, गलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये होता क्या है, इतने सारे नाम होने के बाद आपने कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो कंडीशंस में होगा, या तो वो खुद रेस्ट में होगा, या वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रहा हो। इफ इट इज मूविंग, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज मूविंग, which is either at rest or which is moving with a uniform motion, और आई में से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई वी रोट इट एज अनएक्सेलरेटेड। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम जनरली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब इसे न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ये जो हमारी ये इक्वेशन है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, व्हेन आर दीज एप्लीकेबल, जब हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वी डू अप्लाई दीज लॉज। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, वैलिड होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दे दे, सपोज अगर हम अर्थ की बात करें, हमारी अर्थ हमारे रेस्पेक्ट में राइट नो, हमारे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो हमारे रेस्पेक्ट में एज इट इज एट रेस्ट, सो वी कैन टेक दिस अर्थ एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या एग्जांपल के तौर पे ले ले, आपने एक कार ले ली, लेट्स अज्यूम this car, and this car is moving with constant velocity, तो this is moving with constant velocity। जब ये constant velocity के साथ मूव कर रहा है, there is no acceleration produced in it, as there is no acceleration produced in it, तो इस frame of reference, अगर मैं कार को frame of reference मान लूं, तो ये कार for the observers or for the passengers who are inside this car, उनके लिए inertial frame of reference बन जाएगा, क्योंकि इस कार में कोई acceleration produce नहीं हुआ। लेकिन जो ही इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, एक्सेलरेशन चेंज हुआ, एक्सेलरेशन चेंज होने की वजह से ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है डियर स्टूडेंट्स नॉन इनर्शियल बन जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब ये एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेशन वेरी हुआ, तो इसको इसीलिए बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, सपोज ये एक लिफ्ट है, लेट्स अज्यूम दिस इज अ लिफ्ट, और ये लिफ्ट में एक पर्सन है, ये इस लिफ्ट की वायर है, जो केबल्स होती है वो लगी हुई है। अगर इस केबल को कट कर दिया जाए, लेट्स से दिस केबल इज कटेड, अब ये ग्राउंड है। अब आपको पता है ये लिफ्ट, दिस लिफ्ट विल फॉल डाउन, और हमें पता है v इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, जितनी हाइट बढ़ेगी वेलोसिटी उतनी बढ़ेगी, बढ़ने का मतलब चेंज हो रहा है। तो जो ही वेलोसिटी चेंज हुई, इसका मतलब ये एक्सेलरेट हुआ। जो ही ये एक्सेलरेट हुआ, तो इस पर्सन के लिए ये लिफ्ट ही तो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस पर्सन ने इसी लिफ्ट को माना था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसने इसको माना था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहले आगे जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा था, यही लिफ्ट इसके लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। लेकिन ये तार, लेट्स से केबल कट हुई, जो ही केबल कट हुई, इट विल इंक्रीज इट्स वेलोसिटी बिकॉज द हाइट इज इंक्रीजिंग। जो ही हाइट इंक्रीज होती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ी, तो ये लिफ्ट अब इसके लिए बन जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड दिस हैज वंस बीइंग आस्क्ड, अगर एक लिफ्ट है that is moving with constant velocity, let's assume that is moving with the constant velocity, if the lift is moving with a constant velocity, इसको उस टाइम पे हम inertial frame of reference कहेंगे। और अगर ये velocity with
लाइक एक्सेलरेट हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी आ रही है, तो उसी टाइम पे ये जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल होने के लिए या नॉन इनर्शियल होने के लिए डिसाइड होना है कि वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे मैं इसमें एग्जांपल के तौर पे ले लूं, मैं अर्थ को ले लूं, या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अ कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अ कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसको भी हम इनर्शियल फ्रेम कह सकते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा जनरली? अच्छा, डिसाइड कौन करेगा उस कार को फ्रेम ऑफ रेफरेंस? जो उस कार के अंदर पैसेंजर्स होंगे। लेट्स से मैं कहूंगा कार मूविंग विद वेरिंग वेलोसिटी, जो ही वेलोसिटी वेरी हो जाएगी तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा, जो ही एक्सेलरेट हो जाएगा एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा तो वो नॉन न्यूटन हो जाएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है कि यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस में इस्तेमाल होता है, जिन ट्रांसफॉर्मेशंस का नाम हम या तो ऐसा बोलते हैं जिनको हम बोलते हैं गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जब भी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज दिस, जब भी, हाँ, हम हमेशा हियर इन न्यूटन फिजिक्स वी ट्रीट इट एज कि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये रेस्ट पे है, और जो भी ऑब्जर्वर होगा, whosoever is observing, he will consider himself as at rest। ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पे होगा तभी वो मोशन को डिसाइड करेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा काइनेमेटिक्स। अब बेसिक्स इंट्रोडक्शन, काइनेमेटिक्स हमने समझ लिया, व्हाट इज काइनेमेटिक्स, व्हाट इज काइनेटिक्स, व्हाट इज काइनेमेटिक्स। उसके बाद हमने ये समझ लिया व्हाई वी से देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन कंडीशन। जो चीज आपके लिए रेस्ट में है वो चीज आपके लिए, मेरे लिए मोशन। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जो बच्चे मुझे देख रहे होंगे उन बच्चों के लिए जो ये वाला मार्कर है मेरे लिए रेस्ट में है, जैसे मैं इसके साथ चल रहा हूँ तो मेरे लिए इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जो है जीरो है। लेकिन जो इसी मार्कर को क्लासरूम में देख रहे हैं उनके लिए ये मार्कर चल रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, देयर इज सम काइनेटिक एनर्जी, बट फॉर मी द काइनेटिक एनर्जी जीरो। इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं इट्स रिलेटिव। इसीलिए हम मोशन के लिए भी वर्ड यूज करते हैं, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। जो मेरे लिए रेस्ट में है वो आपके लिए मोशन में होगा, जो आपके लिए मोशन में होगा वो मेरे लिए मोशन में होगा। इसीलिए जब हम काइनेटिक एनर्जी की भी फॉर्मूला लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी के लिए हम एक्चुअल में ऐसा लिखते हैं, हम हाफ एम वी स्क्वायर रिलेटिव। तो यहाँ पे हम रिलेटिव वेलोसिटी ले लेते हैं, क्योंकि ये मार्कर का एग्जांपल, मेरे लिए इसकी वेलोसिटी जीरो, मास तो है, जब वेलोसिटी जीरो होगी तो इसकी वेलोसिटी जीरो, जो ही वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। बट आपके लिए ये मोशन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। तो यहाँ पे इसलिए हम रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। उसके बाद हमने समझ लिया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, इनर्शियल फ्रेम कब कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम कब कहते हैं। नाउ उसके बाद हमने ये समझ लिया कि कभी कभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी चलता है, तो वो आगे हम पढ़ लेते हैं फिजिक्स में, गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में कब आ जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हम हमेशा जो whosoever इज ऑब्जर्विंग द मोशन, उस ऑब्जर्वर को हम हमेशा रेस्ट कंडीशन में मानेंगे। नाउ आफ्टर दैट हमने यही समझ लिया इनर्शियल कब होगा या नॉन इनर्शियल कब इस चीज को कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना इंपॉर्टेंट थिंग है जो है डियर स्टूडेंट्स, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सपोज में एग्जांपल, अच्छा, पॉइंट ऑब्जेक्ट भी डिसाइड मोशन ही करेगा। कब बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, समझ लीजिएगा। सपोज ये ट्रेन है, ये ट्रेन स्टार्ट हुई लेट्स से श्रीनगर से, और ये ट्रेन हो पहुंची दिल्ली। एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल नंबर टू, ये कार है, ये कार स्टार्ट हुई श्रीनगर से और ये कार पहुंची जम्मू। जो इस ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, जो पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ आई गेस लेट्स से दिस इज 800 किलोमीटर, दिस इज 800 किलोमीटर। कंपैरेटिवली टू 800 किलोमीटर, जो इस ट्रेन का अपना साइज है, ऑब्जेक्ट साइज है,
वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू जो जितनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर ली। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, ये जो कार है हार्डली 5 मीटर की लेंथ की कार होगी, बस होगी 5 मीटर की। उस श्रीनगर से जम्मू लेट से 300 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर और 5 मीटर में तो बहुत फर्क है। ये तो 300 मल्टीप्लाइडेड बाय 1000 हो गया, ये तो 3 लाख किलोमीटर्स हो गया। तो 3 लाख मीटर्स के कंपैरिजन में इस कार का साइज जो है ना वो बहुत कम है। तो इस केस में मैं इस कार को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानूंगा, या इस केस में मैं इस ट्रेन ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानूंगा, क्योंकि इन कंपैरिजन टू इट्स ओन साइज इसने काफी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली। लेट्स अज्यूम यही ट्रेन जो है, लेट्स अज्यूम इसकी लेंथ जो है वो 80 मीटर है और इसने 10 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल कर लिया। सेम कार है, सेम कार ने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, यहाँ पे 800 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। तो यहाँ पे इन कंपैरिजन टू इट्स ओन साइज इसने बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, तो यहाँ पे इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, यहाँ पे इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाएगा। सो पॉइंट ऑब्जेक्ट डिसाइड कौन करता है? सो ऑब्जेक्ट को कब हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट? व्हेन इट कवर्स a large distance, when it covers a large distance in comparison to its own size। ठीक है। और पॉइंट ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है इट इज डिसाइडेड बाय, इट इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन हुआ तो कितना हुआ, इट्स एक्चुअली डिसाइडेड बाय दिस मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसी एग्जांपल से समझते हैं जो हमारी अर्थ है। अर्थ को अगर हम समझ लें, जैसे ये अर्थ है, इस अर्थ, सपोज ये अर्थ है, ये सन है। अब इसी अर्थ को अगर हम देखें, इसी अर्थ को इस पॉइंट से ए से पूरा ऑर्बिट घूमने के बाद 365 डेज लगते हैं। तो खुद सोच लीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट 365 डेज चलता है तो उस वो कितनी पाथ लेंथ ट्रैवल करता है, इवन दो अर्थ की स्पीड बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करूं, अर्थ का अपना साइज कंपैरेटिवली टू दिस डिस्टेंस इज वेरी 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 स्मॉल। सो इस केस में मैं अर्थ को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। तो अर्थ इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिकॉज मैंने बोला जो ट्रेन अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं थी वो बाद में अपनी डिस्टेंस के हिसाब से पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गई। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की कंडीशन जो होती है ना वो डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट कितना मूव किया, तो यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट इसको माना जा सकता है। उसके बाद जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर से ही हम डिसाइड करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। सो फर्स्टली वी आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक इंट्रोडक्शन होगा यूनिट वेक्टर का, क्योंकि आगे वेक्टर्स में हमें यूनिट वेक्टर्स को डिटेल में पढ़ना है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? देखिए हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, जैसे क्लासरूम में डिस्कस किया, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, किसी क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। सपोज मैंने बोला कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा ले, लेट्स से 20 न्यूटन। नाउ व्हाट आई विल बी आस्किंग यू, ये 20 न्यूटन तो लगा है, ये फोर्स है, फोर्स वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा। ये 20 न्यूटन लग किस डायरेक्शन में रहा है? सो आप लोग नहीं बता सकते ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है, जेड डायरेक्शन में लग रहा है, बिकॉज मैंने सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा। तो जो इस वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन असाइन करता है ना वो यूनिट वेक्टर ही होता है। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड खुद वन ही होता है। तो इट सिंपली मैं ऐसा बोल सकता हूं, इट असाइंस डायरेक्शन टू अ वेक्टर, इट असाइंस डायरेक्शन टू अ वेक्टर। अच्छा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे उसमें इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे। सपोज मैंने इस 20 न्यूटन के आगे आई कैप लगाया, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इफ आई कैप वी मीन इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सपोज कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स।
सपोज मैंने बोला 20 आई कैप का मतलब होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। सपोज मैं इसके आगे ऐसा लिखता टू माइनस या 20 माइनस आई कैप, लेट्स अज्यूम, तो इसका मतलब ये 20 ही लग रहा है किधर की तरफ, माइनस आई कैप। माइनस आई कैप का मतलब होता है इट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये वाला 20 न्यूटन जो है ना इस डायरेक्शन में लग रहा है। सपोज मैं इसके आगे लिखता 20 जे कैप, अब यहाँ पे आ गया जे कैप क्या है, इट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। सपोज मैंने बोला 20 जे कैप, फोर्स की बात कर रहा हूँ, आगे यूनिट भी लगाना है फोर्स, लेट्स से फोर्स वेक्टर, तो इसका मतलब ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है। सपोज इफ आई विल राइट 20 माइनस जे कैप, 20 माइनस जे कैप क्या है, ये वाई डायरेक्शन में ही लग रहा बट नेगेटिव वाई डायरेक्शन। सपोज इसी के हिसाब से हम लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स के कैप। के कैप का मतलब होता है पॉजिटिव जेड एक्सिस, और जब भी हम इस टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाते हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में आता है, तो यहाँ पे ये हो गया के कैप और यहाँ पे होता है माइनस के कैप। कहने का मतलब ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई कैप, ये माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, के कैप माइनस के कैप। तो इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, क्योंकि यही यूनिट वेक्टर हमें काम आएगा। लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेट्स से 20 आई कैप मीटर, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है ना वो एक्स डायरेक्शन में। यही मैं अगर लिखूं 20 जे कैप मीटर, तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो वाई डायरेक्शन में हुआ है, बिकॉज द जे कैप हैज असाइंड मी, जे कैप ही बताता है ये वाई डायरेक्शन में हुआ है। नाउ इसी से हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन, तो टाइप्स ऑफ मोशन में हम पहला मोशन है डियर स्टूडेंट्स वो है 1D मोशन। देखिए वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है, बेसिक सा लॉजिक ये है वन डायमेंशनल मोशन का, ऐसा मोशन जिसमें टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं। देखिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हमें पता है ऑन द एंटायर लाइन ऑफ एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू जीरो होगी, ऑन द एंटायर लाइन ऑफ वाई एक्सिस एक्स एक्सिस की वैल्यू जीरो होती है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो होती है। अब समझना, सपोज मैं ये ओरिजिन की बात करते तो इसका पॉइंट होता है 0,0, ठीक है, 0,0। लेट्स से ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था। लेट्स अज्यूम सम आर्बिट्रेरी वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अगर मैं आपसे पूछूं इनके कोऑर्डिनेट्स लिखे, आप हमेशा, आपको पता है पहले x लिखते थे फिर y, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1,0, यहाँ पे लिखेंगे 2,0, यहाँ पे लिखेंगे 3,0, यहाँ पे लिखेंगे 4,0। नाउ इफ यू विल ऑब्जर्व दिस, बॉडी आगे जा रही है अलोंग द पॉजिटिव आई कैप, यहाँ x1 2 3 4, यहाँ y अभी भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। तो कौन सा पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, सिर्फ एक, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन हुई। तो स्ट्रेट लाइन मोशन जिसमें ओनली वन कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू असाइन पोजीशन, और ओनली वन कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन changes with time, changes with time, उसको बोलते हैं हम वन डायमेंशनल मोशन। अगर मान लेते हैं सपोज यहीं पे क्या होता, ये जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे राइज होता डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन है। देखिए कॉन्सेप्ट इज मच इंपॉर्टेंट, 1D मोशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए, द मोशन शुड बी स्ट्रेट लाइन, दिस इज टू बी रिमेंबर, द मोशन शुड बी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन से अलग हुआ तो इट कैन नेवर बी वन डायमेंशनल मोशन। अब समझना, ये इधर जा रहा है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना आएगा, सपोज लेट्स से 2 3 4, इस पॉइंट के सीध में देखें और इस पॉइंट के सीध में देखें। अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे, x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू है 2, इधर कितना होगा x की वैल्यू
कांस्टेंट 4 ये, और y की वैल्यू 3, और यहाँ पे कितनी x की वैल्यू 4, y की वैल्यू भी 4। अगर आप इस मोशन को डिस्क्राइब कर लें, कोऑर्डिनेट चेंज एक ही हो रहा है, दैट इज वाई। इस पूरे पोर्शन में एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, इस पूरे पोर्शन में वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट जिस मोशन में चेंज हो जाए ना, उस मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इसलिए हम हमेशा याद रखना है, जो भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा या रेक्टिलिनियर मोशन होगा, उसको डियर स्टूडेंट्स हम वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अब टू डायमेंशनल मोशन कब होता है, यूनिट वेक्टर के हिसाब से कब बन जाएगा, और थ्री डायमेंशनल मोशन कब आ जाता है, या सर्कुलर मोशन कब कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कहते हैं, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वन डी मोशन इज मच इंपॉर्टेंट। वन डी मोशन से कॉन्सेप्ट बनते हैं, जहां पे भी स्ट्रेट लाइन होगा, रेक्टिलिनियर होगा डियर स्टूडेंट, उसको वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। आई होप ये आपको बेसिक वीडियो थोड़ा क्विक हुआ, या आपको समझ आ गया होगा, सो दैट यू कैन अलाइन विद दी जो हमारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं क्लास में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।